जिसे इश्क का तीर कारी लगे, जिसे इश्क का तीर कारी लगे, उसे ज़िंदगी क्यों ना भारी लगे। नाजरीन, मैं हूँ बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम। आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए, जो सिलसिला चल रहा था उस आगे बात करते हैं। आज का जो पहला सवाल है उसको देखिएगा, जवाब आपको देना है। इसमें क्या है, सैयद सुलेमान नदवी ने जो उर्दू का हैवला तैयार बताया है, तो ये नज़रिया पेश किया था इन्होंने, वो कहाँ के लिए पेश किया है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। चारों आंसर जो हैं यहाँ से आपको देखना है। देखिए, नज़रिए उर्दू से मुतालिक जो भी हैं वो आपको मालूम होने चाहिए। और मैंने कल आपके सामने सारे टॉपिक रख दिए हैं, ऐसे टॉपिक जिनसे सवाल आएंगे वो आप कहीं से तैयार करो, आपकी ज़िम्मेदारी है। मैंने इतने पेपरों को पढ़ करके उसका निष्कर्ष निकाल करके आपके सामने टॉपिक रख सकता हूं, तो आप उन टॉपिकों को ढूंढ नहीं सकते हैं, तो आखिरकार फिर क्या कर सकते हैं। अगर आपको तमन्ना है, ये जुस्तजू है आपकी कि आपको टीजीटी में जगह मिले, तो वो तो आपको करना ही होगा, वो आपकी ज़िम्मेदारी है। मुझसे जितना हो सकेगा मैं कर दूंगा। इसमें आपका आंसर क्या होगा? फर्स्ट। अच्छा, पंजाब, ये महमूद शिरानी, नसीरुद्दीन हाशमी, ये दोनों इनका नज़रिया है। और ये दो जो नज़रिया है, दो आबे गंगा जमन से पैदा होने का नज़रिया, ये किसका नज़रिया है? या आप में से जिसको भी पता है उसका जवाब दीजिएगा। ख़ास तौर से और कुछ नज़रिए हैं जो ऐसे आसान से हैं जो सामने हैं, इनसे सवाल बनना थोड़ा मुश्किल है। नज़रिए से बनेगा सवाल, ज़रूर बनेगा, लेकिन आपको याद रखना है उर्दू पाली से निकली, ये नज़रिया किसका है, और उर्दू खड़ी बोली से निकली है, यह नज़रिया किसका है। तो पाली और खड़ी बोली, इन दोनों का नज़रिया पेश किया है सब्ज़बारी ने। शौकत सब्ज़बारी का नाम याद रखिए। उनका नज़रिया उड़ीसा से उर्दू पैदा हुई, ये नज़रिया याद रखिए सोहेल बुखारी साहब का। और साथ ही साथ में जो है ये खड़ी बोली का जो नज़रिया है वो मसूद हुसैन खान ने भी अपना पेश किया है। तो बाद में इन लोगों ने अपने नज़रिए बदले हैं, कुछ ने बदले हैं। अच्छा, हरियाणा का नज़रिया भी हर हाल में आपको याद रखना है। वो मोहिनुद्दीन कादरी ज़ोर का नाम आपको याद रखना, उन्होंने हरियाणा से उर्दू पैदा हुई है, ये नज़रिया पेश किया है। अच्छा, नज़रिया का मसला एक और भी है। नज़रिए में क्या होता है कि नज़रिए में अमूमन उर्दू को मुसलमानों से जोड़ा क्यों जाता है? क्योंकि जो नज़रिए पेश किए इन लोगों ने खुद ही यहीं पर अपनी ज़बान बताने के चक्कर में ये नज़रिया मुसलमानों से जोड़ा कि वो आए हिंदुस्तान में, आक्रमण किए, तभी हिंदुस्तान में उर्दू आई। अरे ऐसा नहीं है, उर्दू के अल्फाज पहले से राइज हो चुके थे हिंदुस्तान में। आक्रमणों की बातें छोड़ दीजिए जो मुसलमानों ने किए हैं। ये ज़बान मुसलमानों की नहीं है, हिंदुस्तान की हिंदुस्तानी ज़बान है। ज़बरदस्ती थोपने की कोशिश की है नक्कादों ने, और यही वजह है कि बाद में उसको हकीकत में पॉलिटिक्स, जो राजनीति के लोग हैं, उन्होंने बदल दिया, उन्होंने जोड़ ही दिया मुसलमानों से। और इसीलिए मुसलमानों के लिए दूसरे मज़हब वालों ने कुछ किया नहीं उर्दू के लिए, और उर्दू की हालत ये हो गई। खैर, ये अलग अलग से इस पर तनकीद होनी चाहिए, इन नक्कादों पर भी एक तनकीद फिर से होनी चाहिए। आगे देखिए, अगला सवाल डिबेट का, ये जो है टॉपिक है, डिबेट होनी चाहिए इस पर। ये किताब सिर्फ कवायद ही की नहीं बल्कि लिसानियात का एक बड़ा कामूस है भी है। तो इसमें क्या है, ये किताब कौन सी तसनीफ़ की तरफ इशारा इसमें किया जा रहा है? तो उम्मीद करता हूँ ये आंसर आसान सा आंसर है और सभी का आंसर सही हुआ होगा। याद रखिए, इंशाअल्लाह खान इंशा जो हैं उनकी तमाम तसानीफ़ें, और उन पर कई बार हम बात कर चुके हैं। और भी चीज़ें हैं वो आपको याद रखनी है। दरियाए लताफ़त इन्होंने जो किताब लिखी थी, उसी की ये खूबी है। देखिए, सवाल को पलट करके पूछा गया है, तो आपको इसको जहन में रखना होगा। सवाल है, नज़ीर अहमद का नावल अंग्रेज़ी तहज़ीब पर, अंग्रेज़ी तहज़ीब की मजम्मत की गई है किस नावल में? एक आसान सा सवाल है, उम्मीद करता हूँ सभी को देना है। जब तक आप इसका याद रखिए, जो नज़ीर अहमद हैं, नज़ीर अहमद के जो नावल हैं उनको तरतीब बार याद रखना है। तो सबसे पहले मिरातुल उलूस है, नंबर 1 पर यही आएगा। फिर ये इब्नुल वक्त दूसरे नंबर का है। फिर तौबतुन नसूर तीसरे नंबर पे आएगा। तो इस तरह से तीसरे नंबर पे ये आएगा। और इसके अलावा तौबतुन नसूर कितने नंबर पे है? तो 3 नंबर पे तौबतुन नसूर आएगा। इनकी तरतीब ऐसे ही याद रखना होगा। चौथे नंबर पे फसाना मुब्तला आपको याद रखना है। 5वें नंबर पे इब्नुल वक्त है, ये इब्नुल वक्त ये 5वें नंबर का है नावल।
छठे नंबर का अगर आपसे पूछा जाता है तो रूए शादी का लिखना है। और इस नहीं, छठे नंबर का है अय्यामा, याद रखिएगा अय्यामा है छठे पे। सातवें पे रूए शादी का है। और आठवें पे है जो है इमहातुल अलमा जो है वो इस आखिरी है 7वें नंबर पे। अब इसमें आंसर आपका सही जो होगा यही इब्नुल वक्त है। इब्नुल वक्त में डिप्टी नज़ीर अहमद ने क्या है कि अंग्रेज़ी जो हुकूमत थी उसका जो कल्चर है उसका मजाक उड़ाया है, और उसकी पैरवी करने वाले सर सैयद साहब थे, तो सर सैयद का इसमें चरवा भी किया गया है इस नावल में, इब्नुल वक्त में। और दूसरी चीज़ याद रखिएगा कि कभी कभी पलट करके इसको सवाल को पूछा भी जाता है कि सर सैयद पे लिखा गया कौन सा नावल है, तो इब्नुल वक्त ही याद रखिएगा। उनका मज़ाका इसमें उड़ाया गया है, उनकी जो ज़िंदगी थी अंग्रेज़ों के फेवर में रहे, वक्त जो था वो कहते थे उनके फेवर में रहना ज़रूरी है, तो इसीलिए इब्नुल वक्त लिखा गया है। किस इसमें दिखाया जाता है कि किस तरह से अंग्रेज़ों की जान बचाई गई 1857 की क्रांति में। आगे मंटू का तहरीर करदा खाकों का मजमुआ। खाकों से मुतालिक सवाल मैंने कल भी बताया था। खाकों का इर्तिका आपको अच्छे से तैयार करना है। इधर प्रैक्टिस सेट खूब लगाते रहिए। मेरी वीडियो जितनी आज 137 या 38 नंबर की ये वीडियो है, पीछे की वीडियो रिपीट कर करके खूब देखिए। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे आप उतना ही फ़ायदे में रहोगे। तो आपका इसमें क्या हो, मंटू का खाकों करदा कौन सा मजमुआ है, देखिए इसमें से क्या, ये दोज़की किसका है, इस पर चुगताई ने अपने बड़े भाई अजीम बेग चुगताई के लिए लिखा था। याद रखिएगा ये तो पूछा जाता है सवाल कि ये अजीम बेग जो चुगताई हैं वो इसमें चुगताई के भाई हैं और उन्हीं का खाका लिखा है दोज़की, लेकिन कभी कभी लिख देते हैं उनके छोटे भाई। छोटे भाई नहीं है, बड़े भाई हैं, ये भी जहन में रखिए कि जल्दबाजी में आप भाई समझ करके लगा दो। बड़े भाई ये भी याद रखिएगा, ये पूछा गया था, बड़े भाई थे कि छोटे भाई, ये भी जहन में रखने की बात है। गुंजे फरिश्ते इसी का है लिखा हुआ, मंटू का आपको याद रखना चाहिए। यही खाकों का मजमुआ है गंजे फरिश्ते। आगे देखिए, शाह मुबारक आबरू का नाम आपको बताना है। देखिए कल मैंने आपसे क्या कहा था, आबरू हैं आरजू हैं, इनको दोनों को अच्छे से तैयार करना है। कल जो मैंने सिलेबस आपके सामने रखा उस सिलेबस को एक बार अपनी डायरी पे नोट कर लीजिए पूरे टॉपिक, और फिर उन टॉपिकों को लगातार ढूंढ ढूंढ करके पढ़िए, उसको बार बार पढ़ने की कोशिश कीजिए। बाकी जो चीज़ें आपको आती हैं वो आती रहेंगी, जो नहीं आती वो पढ़िए। अब इसमें असल नाम देख लीजिए, पूछ लिया गया है, और मैंने कल भी ये बात की थी कि असल नाम से जो है आपको रेडी रहना है कि उससे सवाल आएंगे। तो नजमुद्दीन आपका नाम होगा शाह मुबारक आबरू। ये नाजी का असल नाम है, ये याद रखिएगा। अब अगला सवाल देखिएगा, इनमें से कौन सी तसनीफ़ रजब अली बेग सुरूर की नहीं है। ये देखिए गौर कीजिएगा, इनमें से वो तसनीफ़ बतानी है जो रजब अली बेग सुरूर की नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए कि रजब अली बेग सुरूर की इनमें से कौन सी तसनीफ़ नहीं है। तो ये इसरार इश्क जो है वो रजब अली बेग सुरूर की नहीं है। शरार इश्क ये किसकी है, मोमिन की। मोमिन जो है उनकी लिखी हुई मसनबी का नाम है। बाकी ये सारी तसानीफ़ें हैं वो लिखी हुई हैं रजब अली बेग सुरूर की। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। सॉरी यहाँ पे गलत हो रहा है, यहाँ पे ये है शरार इश्क है, वो उनकी जो है वो इसरार इश्क है, वो मैंने गलत बता दिया मोमिन की। यहाँ पे ये नहीं होगा, गुले सबूरा जो है वो इसकी नहीं है। यह आंसर आपका सेकंड इसमें सही होगा, इसको सही कर लीजिएगा, मैंने गलत बता दिया है। खैर अच्छा, जब बात की है तो इनकी तसानीफ़ों पे हम बात ही कर लेते हैं। याद रखिए, देखो सबसे पहले क्या है, ये फसाना अजाइब। फसाना अजाइब 1824 में इन्होंने लिखी है। उम्मीद करता हूँ ये तो सभी को मालूम होगी। फसाना अजाइब जो है वो इन्होंने 1824 में लिखी थी, ये तो इनकी है। दूसरी बार सरूर सुल्तानी दूसरी इनकी किताब थी, वो उसको 1847 में लिखा है। फिर तीसरे इन्होंने शरार इश्क, ये तीसरे नंबर की तसानीफ़ है, ये भी याद रखिएगा। शरार इश्क ये तीसरे नंबर की है, अब याद आ गया। और इसके बाद में चौथे नंबर की कौन सी इनकी किताब है, तो गुलजार सुरूर चौथे नंबर पे। पाँचवें नंबर पे है फसाना इबरत, और छठे नंबर पे फसाना इबरत के बाद में है ये क्या कहते हैं, शगुफ़ाए मोहब्बत। ये आपको इतना याद रखना है। और इसके बाद में ये तसानीफ़ आई है गुले सबूर। तो अब गुले सबूर भी इन्हीं की लिखी हुई। आज गोशाए मोहब्बत मैंने अभी बताया था। और दूसरी चीज़ याद रखिए, इनके खुतूत का मजमुआ याद रखना है। इंशाए सुरूर के नाम से खुतूत का इनका
मजमुआ है। अच्छा, इनकी जो फसाना अजायब है किताब, उसमें जो जाने आलम हीरो है वो किस जगह का रहने वाला है, कहाँ का वो शहज़ादा है, तो ख़तन का शहज़ादा है। ये जहन में आपको रखना चाहिए। दूसरी चीज़, फ़ारसी तमसीली दास्तान, याद रखिए फ़ारसी तमसीली दास्तान, इनकी जो किताब लिखी हुई गुलजार सुरूर है वो क्या है, तो जो फ़ारसी एक तमसीली दास्तान मुल्ला मोहम्मद तबरेज़ी की हदायकुल अशाक के नाम से किताब थी। हदायकुल अशाक किसकी थी, तो वो मुल्ला तबरेज़ी की किताब थी। उसी तबरेज़ी की किताब को गुलजार सुरूर के नाम से इन्होंने लिखा है, तर्जुमा किया है रजब अली बेग सुरूर ने। दूसरी चीज़ याद रखिए, फसाना मुब्तला जो है वो आपसे, वो फसाना अजाइब जो है वो याद रखिएगा। फसाना अजाइब आपसे पूछा जा सकता है मुरत्तिब किसने किया है, रशीद हसन खान ने इसको मुरत्तिब किया था। ये बात आपको याद रखने वाली चीज़ है। अच्छा, एक सवाल और फसाना अजाइब से बहुत इम्पोर्टेंट मुझे लगता है, वो आपको नोट करना चाहिए कि फसाना अजाइब जो है उसका मतन, उसका जो माखज़ है, उसमें कितनी बार इन्होंने तब्दीली की है रजब अली बेग ने, तो वो 18 बार की है। ये भी जहन में रखिएगा। इतनी जानकारी जो है बहुत हो गई है मेरे ख़्याल से, आगे बढ़िए, सवाल बहुत हैं। आगे देखिए, आज़ाद बहर के इस्तेमाल में कौन मशहूर है, तो आज़ाद बहर का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा आज़ाद नज़म का ना पूछ करके आज़ाद बहर का इन्होंने नाम दे दिया। आज़ाद बहर दरअसल कोई चीज़ नहीं होती है, सवाल होना चाहिए कि आज़ाद नज़म। तो आयोग जो है वो इस तरह की गलती करता रहता है, इसके लिए पुराने उर्दू दां जो हैं वो बहुत मशहूर हैं। उनमें यह कामयाब हो जाना बहुत आसान सी बात है, क्योंकि पहले ऐसे पेपर हुआ करते थे तो उसमें आंसर की बच्चों को नहीं दी जाती थी और ना घर पे लाने का पेपर दिया जाता था। तो मर्जी हो, कोई सा भी सही बता दो जी, चाहे वो गलत बता दो। अब आंसर की आपको मिलती है और फिर आंसर की आप वो जो आप हल करेंगे उसका प्रिंट कार्बन कॉपी घर ला सकते हैं और उसको घर पे मिला सकते हैं। और अगर आपका क्वेश्चन सही है और आयोग का गलत है, आप चैलेंज कर सकते हैं, कोर्ट में मुकदमा डाल सकते हैं। जब से ये शुरू हुआ है तब से थोड़ा सा सुधार होने की गुंजाइश है उर्दू वालों में इस बार। तो नून मीम राशिद का नाम याद रखिएगा, इन्होंने आज़ाद जो नज़में हैं उन्होंने काम किया है। आगे देखिए, अरबी लफ्ज़ रसा किस सिन्फ का मादा है, तो रसा से क्या है, ये लफ्ज़ जो है रसा, इसी से ये मरसिया बना हुआ है। तो आपका आंसर ये सही होगा, थर्ड। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको मालूम ही होंगी। अच्छा, मरसिया के बारे में अज्जाए तरकीबी इसके 8 हैं और 8 अज्जाए तरकीबी तो आपको याद रहना चाहिए कौन सा कितने नंबर का अज्जा है। दूसरी चीज़ यह है कि सबसे ज़्यादा अज्जाए तरकीबी में आपको याद जो रखना है वो 5वें नंबर का रजस का पूछ लेते हैं कि रजस जो है उसका बयान कितने नंबर पे होता है, तो आपका जवाब होगा 5 नंबर पे रजस उसके अज्जाए तरकीबी में। अब इसमें एक चीज़ और भी याद रखिएगा, जब मरसिया की बात कर रहे हैं, जैसे आपसे अच्छा दुनिया का सबसे पहला मरसिया को पूछ लिया जाए, वैसे तो उर्दू का अशरफ बयाबानी को माना जाता है, लेकिन याद रखना है जो दुनिया का सबसे पहला अदीब मरसिया को था वो पूछा तो नहीं जाएगा, लेकिन जिनसा याद रखना, जिसका नाम याद रखा जा सकता है। इसके बाद में एक चीज़ और भी याद रखना है कि जो शुमाली हिंद का पहला मरसिया निगार है तस्लीम किया जाता है वो रोशन अली को है, और इनकी किताब आपको याद ही है आसूरनामा, ये याद ही रहनी चाहिए हर हाल में। अच्छा, एक चीज़ और भी याद रखनी है कि मरसिया के अज्जाए तरकीबी किसने बताए हैं, तैयार किए हैं, तो मीर ज़मीर ने। और कल मैंने कहा था मीर ज़मीर के बारे में आपको मोटी मोटी चीज़ें हर हाल में ढूंढ करके लिखनी होंगी, नोट बनाना पड़ेगा। नहीं बनाओगे आप जानो, आपका काम जाने, मेरा काम सिर्फ बताना था, बस मैंने बता दिया है। आप अपने बारे में सोचिए और अपना जो भी रहे आप अपनी मर्ज़ी है। अच्छा, 8 अज्जाए थे, इसमें अगर तरतीब जो है नहीं अगर मालूम है तो चेहरा सराफा रुखसत आमद रजज़ जंग शहादत बीन, इस तरह से आपको याद रखना है। ये आसान से जुमले हैं। मुसद्दस में सबसे पहले लिखने का काम जो है वो सौदा ने किया है, इनको कई बार रिपीट कर चुके हैं तो इनकी ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन बाज़ाब्ता पहला शुमाली हिंद का मरसिया गो भी सौदा को माना गया है, ये भी जहन में रखने वाली बात है, बाज़ाब्ता इसी को माना गया है। तो उम्मीद करता हूँ इतनी बातें काफ़ी हो गई हैं। आगे देखिए ये जो 4 नाम दिए गए हैं, मैंने क्या कल कहा था, कल जो सिलेबस मैंने जो अपने आप टॉपिक शेयर किए थे इनमें तीनों का नाम मैंने बताया था।
रुस्तमी का बताया था, अब्दुल का बताया था, मुकीमी का बताया था। मैंने कहा था इनको हर हाल में तैयार करना है। यहाँ पे तो सिर्फ इतना ही पूछ लिया कि ये किसके दौर के शायर हैं, यहाँ पे ये किस दर के दरबार से वाबस्ता हैं, ये आपसे सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन आपको क्या तैयार करना है, इनकी तसानीफ़ें हर हाल में पूछी जा सकती हैं। आपको आंसर ये याद रखिए, आदिल शाही दौर का ये दरबार के ये तीनों हैं। अब मैंने कहा था कि इस दौर में कौन से बादशाह के दौर में कौन सा दरबारी शायर था, तो ये आपको तैयार करना है। ख़ास तौर से ये जो 3 नाम हैं, इन तीनों नामों को खूब अच्छे से पढ़िएगा। बहुत बार हम आपको इतनी बार समझाते हैं, लेकिन कुछ ही बच्चे हैं जिनके समझ में आता है। अगला ये सब देखिए, मिसरा है एक नज़्म का, बढ़े चलो की नसीहत बैठे को। किसकी नज़्म है ये मिसरा, किसकी नज़्म से लिया गया है? सॉरी, ये क्या, बूढ़े बलूच की नसीहत बेटे को, ये है मिसरा। वगैरह देखे तो बूढ़े बलूच की नसीहत बेटे को, ये मिसरा जो है वो किसका है, ये नज़्म किसकी है? इसी नाम से जो नज़्म लिखी है वो लिखी हुई है अल्लामा इकबाल। आपका आंसर सही होगा फर्स्ट। 10 नंबर का क्वेश्चन आपका सही होगा फर्स्ट। याद रखिए, अल्लामा इकबाल की है बूढ़े बलूच की नसीहत बेटे को, ये यहाँ से आपको याद रखना है। अगला है लम्ही किस मुमताज़, अब लंबी है, देखें, अरे यार लंबी है, पढ़ते नहीं बन रहा जैसा। लम्ही जो है वो पैदाइश पूछी गई है किस अफसाना निगार की, ये चारों आपके सामने हैं। अच्छा, लंबी लड़की आपसे पूछा जाता है अफसाना, वो किसका है? राजेंद्र सिंह बेदी, लंबी लड़की। इसमें आपका आंसर सही होगा ये प्रेमचंद। लम्ही गांव में जो है ये प्रेमचंद की पैदाइश हुई थी। कब हुई है? तो 1880 में। 1880 में जो है वो महमूद शिरानी की भी पैदाइश हुई है, और महमूद शिरानी का इंतकाल भी याद रखिएगा 1946 में हुआ है। 1946 महमूद शिरानी। अगला सवाल है, खुतूत नवीसी के कदीम तरीक़ाकार को किसने बदल दिया? तो किसने बदल दिया है? तो जो पुराना तरीक़ाकार था उसको मरासला को मकालमा बनाने का काम गालिब ने किया है। गालिब ने सबसे नए अंदाज के सबसे पहले खुतूत लिखना शुरू किए थे। ये इनके बारे में तमाम चीज़ें जो हैं वो बात कर ही चुके हैं, गालिब के बारे में बात आते ही रहते हैं। खैर, फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो वो आपको याद ही रखना चाहिए। जैसे एक चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, इसका अगर लक़ब पूछा जाता है तो वो मिर्ज़ा नौशा है, इसका लक़ब आपको जहन में रखना चाहिए, इसका मिर्ज़ा नौशा लक़ब है। और तखल्लुस असद और गालिब ये दोनों इसके तखल्लुस हैं। साथ ही साथ में इसके जो है वालिद का नाम आपको याद रखना चाहिए। वालिदैन जो हैं इसके अब्दुल्ला बेग हैं। अब्दुल्ला और नसरुल्ला में गड़बड़ मत कर देना। अब्दुल्ला बेग बाप हैं, नसरुल्ला बेग इसके चाचा हैं। इन दोनों के नाम आपको हर हाल में याद रखने हैं। अंग्रेज़ी हुकूमत की तरफ से जो इसे पेंशन मिलती है वो कितने रुपए मिलती है? तो 700 रुपये माहवार, ये भी याद रखिएगा। 700 रुपये इसको मिलते थे। बहादुर शाह जफ़र की तरफ से इसको 50 रुपये। ऐसी आपको जो है वो याद रहनी चाहिए। अच्छा, फ़ारसी में शेर गोई का आगाज़ इसने 1800 किया है 26 में, यानी 26 हो सकता है, 1826 या 27 में फ़ारसी गोई का इसने आगाज़ किया है। दूसरी बात है क़ता बुरहान, किसकी किताब है? पता है, गालिब की है। क़ता बुरहान में गालिब ने किस शायर की शागिर्दी की तरफ इशारा किया है, यानी कि आपने जो है उस्ताद किसे बताया है? तो क़ता बुरहान में इसने मुल्ला अब्दुल समद को अपना उस्ताद बताया है। ये बात आपसे पूछी जा सकती है। गुले राना इसकी बहुत ही मशहूर किताब है। गुले राना किसकी फरमाइश पे लिखी, ये आपको याद रखना चाहिए। तो ये लिखी है मौलवी सिराज अहमद की फरमाइश पे। आगे चलो बात करते हैं, बढ़िए। मीर अमन कहाँ के रहने वाले हैं? मीर अमन जो है अब आपको पता ही है, मीर अमन के नाम के आगे ही दिल्ली लिखा है, तो मीर अहमद दहलवी लिखा होता है, तो यहाँ से दिल्ली आपको याद ही रहेगा। मीर अमन के बारे में कुछ ख़ास बातें अगर बात की जाए
तो इन्होंने 12 मसनवियाँ लिखी हैं, 12 मसनवियाँ लिखी हैं, और साथ ही साथ में इन्होंने कसीदे भी लिखे हैं और मरसिया भी लिखे हैं। तो मरसिया कितने लिखे हैं? 7 हैं, 3 कसीदे हैं, 12 मसनवियाँ हैं। इस तरह से आपके इनके बारे में चीज़ें याद रहे। अगला है सर सैयद के करीबी मौलवी ज़काउल्लाह किस कॉलेज से मुंसलिक हैं? तो ज़काउल्लाह किस कॉलेज से मुंसलिक हैं, क्या इसको नहीं पता है? ज़काउल्लाह की कल ही मैंने टॉपिक शामिल किया है, कल जो सिलेबस बताया था उसमें ज़काउल्लाह का नाम मैंने बताया था। इसकी तसानीफ़ें, इसके बारे में अच्छी डिटेल आपको तैयार करनी है। 143 इसने जो है वो कुल मिलाकर के तसानीफ़ें लिखी हैं। सबसे ज़्यादा पूछा जाता कसीर या सबसे ज़्यादा तादाद किसकी है किताबों की, तसानीफ़ों की, तो इनका नाम आपको याद रहना है, किसका? ज़काउल्लाह का। तो ये किससे थे? तो फोर्ट विलियम कॉलेज का ये उस्ताद रहा है, दिल्ली कॉलेज का उस्ताद रहा है। आपको ये आंसर सही आपका होगा। उम्मीद करता हूँ सारे आंसर आपके सही हो रहे होंगे। अगला सवाल देखिए है, अवध अखबार किस शहर से शाया होता था? अवध का मतलब ही क्या है? अवध की शाम सुहानी। अवध को लखनऊ का पुराना नाम अवध है, लखनऊ बाद में रखा गया है इसका नाम। किस तहरीक के ज़ेर असर क़बूल व इस्लाह शायरी की शुरुआत हुई? यानी शायरी की इस्लाह जो है वो किस तहरीक के ज़रिए शुरू हुई? तो आपका आंसर ये तो बिल्कुल आसान सा सवाल है। हाँ, इसकी शुरुआत किसने की है ये पूछा जा सकता है, और या इसमें सबसे ज़्यादा काम किसने पूछा है ये पूछा जा सकता है इस्लाह ज़बान के लिए। तो ये दोनों सवाल अलग तरह के हो जाएंगे भाई। तो इसमें आपका आंसर क्या होगा? पहली बात याद रहे, यहाँ पे जो याद रखिएगा कि कौमी इस्लाह की जो बात की गई थी वो बात की है कौमी इस्लाह और इस्लाह शायरी की शुरुआत, यानी जो है इस तरह की शायरी की शुरुआत की गई जिसमें कौम की इस्लाह हो सके। और शायरी की इस्लाह की जो बात की गई वो तहरीक अलग है। देखिए बात समझिए, तो कौम की शायरी के ज़रिए इस्लाह करने की बात और नस्र के ज़रिए इस्लाह करने की बात सर सैयद ने की थी। यहाँ पे होगा सर सैयद तहरीक। और अगर आपसे पूछा जाए ज़बान की इस्लाह की बात की जाए तो इस्लाह ज़बान की तहरीक इहाम गोई के बाद जो है मज़हर जाने जाना ने उसकी शुरुआत की, और उसमें सबसे ज़्यादा काम किया है नासिक ने, ये याद रखिएगा। अगला सवाल है, मसूद हुसैन ख़ान के मुताबिक उर्दू की इब्तदा और इर्तिक़ा की असल तारीख़ किस अहद से शुरू होती है? देखिए ये सब तुक्का लगाने वाले लोग हैं और ये तमाशा बनाते रहे सिर्फ, और इन्होंने कुछ नहीं किया, बस यही है कि अपने नाम के चक्कर में रहे। मसूद हुसैन ख़ान ने इब्तदा कहाँ से बता दी है, तो आप देख लीजिए इनमें से जो सल्तनत हैं इनमें से वो कौन सी सल्तनत है जहाँ से इसकी शुरुआत हुई है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा। क्या है? सल्तनत जो है सल्तनत गुलामा। असले सल्तनत गुलामा का मतलब जो है गुलाम सल्तनत कहाँ से शुरू हुई है? मैंने कहा था 1188 में पहला आक्रमण भारत पर हमला किसने किया है? शहाबुद्दीन गौरी ने। भारत पर नहीं, मतलब सल्तनत की शुरुआत शहाबुद्दीन। भारत पर जो हिंदुस्तान पर पहला हमला हुआ है अरबियों का मोहम्मद बिन कासिम का 712 में सिंध पर राजा दाहिर पे हुआ है। मैं जो बात कर रहा हूँ शहाबुद्दीन गौरी, इनको मोहम्मद गौरी भी कहा जाता है, कल परसों बात की थी। पहला हमला इसका 89 में हुआ, फिर इसका हमला 90 में भी हुआ है, और इसके बाद में इसने 92 में हिंदुस्तान पर हुकूमत कर ली। पृथ्वीराज चौहान को इसने हराया था। पृथ्वीराज चौहान को हराने के लिए इसको लेटर किसने लिखा है? तो जो है गरीब नवाज़ हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब, उन्होंने इसको लेटर लिखा क्योंकि उसका ये खलेरा भाई है, वो आपस में ये खलेरे भाई हैं। यानी जो गरीब नवाज़ हैं जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब, उनके खलेरे भाई हैं शहाबुद्दीन गौरी, और इनको अरबियों ने हुकूमत करने के लिए तुर्की साइड में भेजा था कि हिंदुस्तान पर हुकूमत ना करके तुम तुर्क में अपना इस्लाम फैलाओ। लेकिन यहाँ हिंदुस्तान में सूफियों के ज़रिए फैलाने का काम किया था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। लेकिन यहाँ जब हिंदुस्तान में आया तो उनको बड़ा अलग अलग तरह की तकालीफ़ें दी गई पृथ्वीराज चौहान के ज़रिए। तब इन्होंने ख़त लिखा था गौरी को, और गौरी ने आकर के सल्तनत ख़त्म कर दी थी पृथ्वीराज चौहान की, और हमेशा के लिए ख़त्म करने के बाद में यहाँ पर
ग़ुलाम वंश की स्थापना कर दी, क्योंकि शहाबुद्दीन गौरी का ग़ुलाम है जो उसने कुछ दिनार में ख़रीदा था, किसको, कुतुबुद्दीन ऐबक को, और उसी को 1206 में गद्दी पर बैठाला था। 1210 में उसकी मौत हो गई और इसी कुतुब मीनार को इसी ने बनवाया है। 1206 से इसने बनवाना शुरू किया था, 1210 में इसकी मौत हो गई तो इसको पूरा नहीं करवा पाया। और इसका दामाद इल्तुतमिश, और इस गुलाम का गुलाम है इल्तुतमिश, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश इसका दामाद भी है कुतुबुद्दीन ऐबक का। फिर उसने वो उसका पूरा काम करवाया है कुतुब मीनार का। खैर ये बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं। तो कुल मिलाकर के इन्होंने गुलाम अगर वंश को माना है तो गुलाम वंश जो है उसकी शुरुआत 1200 से हुई है। तो क्या आपको लगता है कि 1200 से उर्दू शुरू हुई है? इससे पहले से भी उर्दू के अल्फाज राइज थे, लेकिन खैर जो चल रहा है। आगे देखिए, अगला है मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा किस मशहूर शायर के शागिर्द हैं? तो रफ़ी सौदा किसके शागिर्द हैं? आसान सा सवाल है, उम्मीद करता हूँ सभी को मालूम होगा। हातिम के हैं, ये तो आपको मालूम ही है। सवाल है उर्दू का पहला बाज़ाब्ता नक्काद किसे तस्लीम किया जाता है? तो पहला नक्काद बाज़ाब्ता किसे तस्लीम किया जाता है? तो वो हाली हैं। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर ये तो सही होगा। बाज़ाब्ता नक्काद जो है वो हाली, लेकिन एक चीज़ और याद रखिएगा, इसमें जो है वो आयोग ने अब्दुल हक को माना था, क्योंकि तनकीद जो की है अब्दुल हक ने वो बड़े नियम और कानून के साथ की है। बाकी इससे पहले के इन चीज़ों ने रद्द माना है। लेकिन खैर आपका आंसर सही हाली होना चाहिए। मुकदमा शेर व शायरी से अच्छी तरह से बाकायदा उर्दू में तनकीद की बुनियाद पड़ी है। हाली ने तो अब्दुल हक जो हैं उन्होंने तो तज़किरों को मान रखा था, लेकिन क्या किया जा सकता है, ये पेपर जो है 2006 और 2012 का है। आगे देखिए, कृष्ण चंद्र के अफसानवी मजमुआ इनमें से कौन सा है? तो उम्मीद करता हूँ अफसानवी मजमुआ, तो इसमें से कौन सा जो है वो इनका लिखा हुआ मजमुआ है? सभी का आंसर सही होना चाहिए। ये तिलस्म ख़याल जो है वो पहला ही इनका मजमुआ है। अवधे हिंदी देखिए खतूत का मजमुआ है, किसका है? तो गालिब का है। इस पर कई बार बात कर चुके हैं, पहला है। आगे दक्कनी शायर अब्दुल की मसनवी है। देखिए फिर आया इसका नाम अब्दुल का, और मैं कह चुका हूँ इसको मुकीमी को रुस्तमी को अच्छे से तैयार कीजिएगा। तो इसकी कौन सी है? इसने एक ही किताब लिखी है, इब्राहिम नामा। आपका आंसर सही होगा फर्स्ट। अगला सवाल देखिए है, खुदी के तसव्वुर को पेश करती हैं। तो इकबाल ने सबसे ज़्यादा खुदी और बेखुदी पर लिखने का काम किया है। तो खुदी का तसव्वुर पेश करने वाले फ़लसफ़ी हैं इकबाल। आगे आराइश महफिल हैदर बख्श हैदरी ने आराइश महफिल किस्सा बयान किए गए हैं। तो आराइश महफिल है, उसमें लैला मजनू का किस्सा बयान किया गया है। आपका आंसर थर्ड सही होगा। उम्मीद करता हूँ सभी के आंसर सही हो रहे होंगे। ज़राफ़त में डूबे हुए मज़ामीन किस अखबार में शाया हुए? तो ज़राफ़त, अवध पंच जो है वो ज़राफ़त के मज़ामीन ही शाया करता था, अवध पंच, याद रखिएगा। इसीलिए कहा जाता है कई बार अवध अखबार में फसाना आज़ाद जो है वो शाया होता है। मैं कह रहा हूँ कि अवध पंच में इसको सही मानते हैं, क्योंकि अवध पंच में ज़राफ़त के उन्वान से मज़ामीन शाया होते थे, और फसाना आज़ाद पहले ज़राफ़त के ही नाम से शाया होता रहा है। तो वो अवध अखबार में ना होकर के अवध पंच में ही होना चाहिए। फिर भी एक बार इसको चेक कर लीजिएगा। किसी बच्चे का कमेंट आया कि वो अवध अखबार में है। अवध अखबार में है तो ज़राफ़त के मज़ामीन अवध ने तो छापे नहीं है, अवध अखबार ने, अवध पंच ने छापे हैं। लंदन पंच की तर्ज पे लिखा हुआ ये निकलने वाला अफसाना वो रिसाला है। किस के लिए सबसे पहले हिंद आरियाई ज़बान की तारीख़ी तसलसल की निशानदेही की और जदीद हिंद आरियाई ज़बानों के बाहमी रिश्तों को मालूम करने की कोशिश? तो इसमें आपको उम्मीद करता हूँ आंसर सबका एक ही होना चाहिए। गुरियर्सन का नाम आपको अच्छे से याद रहना चाहिए, गुरियर्सन। सवाल को अगर नहीं ये मालूम है तो याद रखिएगा, ICS किसका अफसाना है? तो ICS अफसाना किसका है? ये अली अब्बास हुसैनी का नाम आपको याद रखना है। अली अब्बास हुसैनी का ये अफसाना है। दूसरी चीज़ याद रखिएगा, अली अब्बास हुसैनी को मैंने अलग से शामिल कर रखा था। अली अब्बास हुसैनी की तमाम तसानीफ़ें आपको अच्छे से याद रखनी है। यहीं तक बस बात करते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई गलती हुई हो तो ज़रूर बताइएगा, मैं आपका बेहद शुक्रगुज़ार रहूँगा। कोई मशवरा है तो ज़रूर दीजिएगा। जो क्वेश्चन आपके गलत होते हैं उसे नोट कीजिएगा। आप वीडियो बार बार रिपीट करके पुरानी वीडियो देखते रहिए, पीछे की वीडियो देखते रहिए और तैयारी को मजबूत धारदार बनाते रहिए।